दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फ्रेंड्स गारमेंट्स। अगर आप दिखने में अच्छे और सेहतमंद हैं और कुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़्यादा है, वाओ दैट्स गुड। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं है। कोई भी बीमार हो सकता है और आपको बीमार कर सकता है। चूंकि कोरोना वायरस नाक और मुंह के जरिए दाखिल होता है तो मास्क पहनिए। मास्क दो तरह से हिफाजत करता है। एक ये कि अगर कोई वायरस से इन्फेक्टेड है तो सांस लेने के दौरान वायरस मास्क से बाहर नहीं जाएगा, और दूसरा ये कि अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो वायरस अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब आप सही मास्क का इस्तेमाल करें। तो मास्क कैसा होना चाहिए? मास्क को चेहरे के साथ टाइटली लगा होना चाहिए। मास्क चिन को नीचे से ढांप सके और नाक के ऊपर नाक की साख्त के मुताबिक तब्दील होने की सलाहियत रखता हो। यानी जब मास्क पहना जाए तो चारों तरफ से कोई खाली जगह या गैप ना हो, क्योंकि इन गैप्स के जरिए से जरासीम अंदर बाहर आसानी से तबादला कर सकते हैं और आपकी नाक और मुंह में दाखिल होकर आपको बीमार भी कर सकते हैं। तो ऐसा मास्क अब आपको कहाँ मिलेगा? ओह, यू नीड नॉट टू वरी। ये मास्क आप फ्रेंड्स गारमेंट से इकोनॉमिकल प्राइस पर हासिल कर सकते हैं। आज ही खरीदें आला गारमेंट्स आला मास्क, सिर्फ आपके लिए। उमेर खान एकेडमी की तरफ से आपके लिए ज़रूरी हदायत। मास्क को अपनी जगह पर ही होना चाहिए। मास्क को बात करने और नाक खुजाने के दौरान हटाना नहीं चाहिए। घर से बाहर बिला वजह खाने पीने से परहेज करना चाहिए और अद्वियात को इस्तेमाल करते हुए भी चंद लम्हों के लिए मास्क उतारें। शुक्रिया। Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड्स के बारे में। सबसे पहले हम ऑक्साइड्स की डेफिनेशन को देखते हैं। ऑक्साइड्स की जो डेफिनेशन है वो उसी तरह से ही की जाएगी जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में यानी हाइड्राइड्स और हैलाइड्स में की थी, यानी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर आपके पास एक कंपाउंड है और उसमें दो किस्म के एलिमेंट्स हैं, तो एक एलिमेंट उसमें ऑक्सीजन है, दूसरा कोई भी हो सकता है, तो ये आपके पास जो कंपाउंड्स बनेंगे दीज आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखें यहां पर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स बतौर कंपाउंड्स बहुत बड़ी रेंज रखते हैं, यानी ये बहुत सारी वैरायटी में मौजूद हैं और इनकी बहुत ही डिस्क्रीट प्रॉपर्टीज भी हैं। इनको आहिस्ता आहिस्ता करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स की जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या हैं और किस तरह से क्लासिफिकेशन की जा सकती है, इसके बारे में एक मुख्तसर सा बयान में यहां पर कर देता हूं। तो जो हमारी यहां पर पहली टाइप आएगी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, और इसी तरह से जो हमारी दूसरी बेस होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी तरह जो तीसरी फॉर्म होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। अब चलते हैं इनकी वजाहत की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग के एतबार से, यानी हम ऑक्साइड्स की जो क्लासिफिकेशन करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग के एतबार से वो कैसे होती है। इसके लिए हमें अपना पीरियोडिक टेबल बनाना होगा। तो ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल का स्केच। इसमें हम अपने रेफरेंस के लिए चंद एलिमेंट्स भी ऐड कर लेते हैं, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कई दफा किया है, यानी हाइड्राइड्स में, हैलाइड्स में भी और पीरियोडिक टेबल को पढ़ाते हुए भी। अगर आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की शक्ल में तमाम लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, तो वहां पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और अपने मिसिंग लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो लिखते हैं अपने पहले ग्रुप को, ग्रुप A1 को। इसमें आपके पास जो ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, जो ज्यादा अहम भी हैं, वो कुछ ऐसे हैं: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसके बाद ग्रुप A2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसके बाद ग्रुप B2 की बारी। B2 एक नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप है जिसमें शामिल हैं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इसके बाद ग्रुप A3 की बारी आती है, तो आप लिख दें ग्रुप A3, A4, A5, A6 और A7। जो इसमें बेसिक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं वो कुछ यूं हैं: बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 5 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर आता है जी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। फिर आता है जी लास्ट 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। जैसे आपको मालूम है कि ग्रुप A8 ज्यादा कंपाउंड नहीं बनाता, इसलिए हम उसको अक्सर
निग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये हैं वो एलिमेंट्स जो दूसरे हैं। पहला कौन है इसके अंदर? ऑक्सीजन। मतलब आप इन सब के साथ अगर ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये कंपाउंड्स में तब्दील हो जाएंगे और ये कंपाउंड्स कहलाएंगे ऑक्साइड्स। तो बहरहाल मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जब हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग के हिसाब से बात करते हैं तो यही एलिमेंट्स कोई भी जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड की नेचर चेक करनी पड़ती है, आया कि वो बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट। मिसाल के तौर पर अगर ये बॉन्ड आयनिक होगा तो हम कहेंगे वो ऑक्साइड आयनिक है। और इन कंपाउंड्स में आयनिक कंपाउंड जैसी खसूसियात पाई जा सकती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वो आयनाइज हो सकते हैं और वो बिजली के कंडक्टर हो सकते हैं अपनी मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में। जबकि इन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स वो हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरीके से जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें कोवलेंट कंपाउंड्स कहेंगे। इन चीजों का अच्छे तरीके से तस्करा मैंने पिछले हाइड्राइड्स और हैलाइड्स वाले सेक्शन में किया था, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो अक्सर ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। और जबकि पीरियोडिक टेबल का जो हमारे पास राइट साइड है, इस राइट साइड के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोवलेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताता चलता हूँ वो बात यह है कि यहाँ पर ऑक्साइड्स का एनॉमलस बिहेवियर भी मौजूद है। बहरहाल हमारे इस सिलेबस में आयनिक और कोवलेंट ऑक्साइड्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इतनी इंफॉर्मेशन ही काफी होगी कि अगर आपके पास आयनिक प्रॉपर्टी रखने वाले कंपाउंड्स बनते हैं या ऑक्साइड्स बनते हैं वो आयनिक कहलाएंगे, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे और उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे तो ऐसे कंपाउंड्स आपके पास कौन से होंगे? कोवलेंट ऑक्साइड्स होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आमतौर पर आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही दिखती है, लेकिन मुख्तलिफ कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की ये स्टेट मुख्तलिफ भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर -1, -12, +2 या +4। ऐसा कब होता है? जब ऑक्सीजन मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बनाता है। जैसे मैं कुछ यहां पर राइट कर देता हूं आपके लिए। पहला है नॉर्मल ऑक्साइड, और दूसरा है पर ऑक्साइड, और तीसरा है सुपर ऑक्साइड, और आखिरी है सब ऑक्साइड। अगर हम इन सब में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, यानी ये कंपाउंड्स हैं और इनमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कुछ ऐसे होगी कि नॉर्मल ऑक्साइड में -2, पर ऑक्साइड में -1, सब ऑक्साइड में -12 और सुपर ऑक्साइड में +2 भी हो सकती है और +4 भी हो सकती है। तो आपने देखा कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अगर मैं यहां पर इनकी कुछ एग्जाम्पल भी कोड कर दूं तो आपको आसान रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर लिथियम का अगर ऑक्साइड आप लिखेंगे यानी Li2O, तो ये आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड है। इसी तरह से मैग्नीशियम का ऑक्साइड यानी MgO भी आपको क्या नजर आएगा? नॉर्मल ऑक्साइड। पर ऑक्साइड की बात की जाए तो आपको एक बड़ा अहम फार्मूला याद होगा, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नाम से तो शो हो रहा है पर ऑक्साइड। इसी तरीके से Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है और इसका फार्मूला भी कुछ आपको ऐसे नजर आएगा। तो आपने देखा कि सोडियम के ऑक्साइड थोड़े डिफरेंट हैं बनिस्बत लिथियम के ऑक्साइड से। बहरहाल ये अलग डिस्कशन है, हम यहाँ पर इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को समझेंगे और साथ साथ अहम बातों के बारे में ध्यान देंगे। तो आपको ये चीजें याद करती जानी है। अगर हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड की, तो आप याद रखें कि पोटेशियम, रुबिडियम यानी पोटेशियम से नीचे चलते हुए जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो सुपर ऑक्साइड होंगे और उनका फार्मूला कुछ ऐसे होगा KO2 RbO2। जबकि आखिर में चलते हुए सब ऑक्साइड ये बहुत ही कम मिलते हैं और निहायत ही अनस्टेबल होते हैं। इसके एग्जाम्पल C3O2 है। तो ये थी आपके पास चंद एक एग्जाम्पल जो आप अपने पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, और जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इन अलग अलग ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑक्साइड की तरफ, दैट इज the classification on the basis of acidic and basic character। acidic and basic character रखने वाले ऑक्साइड्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम कुछ इस तरह कर पाएंगे कि आप समझें कि आपके पास ये बेरिलियम है। एक्चुअली बेरिलियम का एक पेक्यूलियर बिहेवियर है जो कि उसको अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट से अलग करता है। इसके बारे में हम तफसीलन अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ छोटी सी एक लाइन लगा लें। वो लाइन इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग कर देगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये बेरिलियम को अलग कर दिया है। इसी तरह आगे चलते जाएं तो जिंक को अलग कर दें, और फिर इस तरह इंडियम के नीचे से होते हुए आपने इसको अलग करना है। तो समझ लीजिए कि आपको मैंने कुछ एलिमेंट्स बताए हैं जो कि कुछ यूं हैं, बेरिलियम, जिंक, इंडियम
और लेड से आगे वाले, लेकिन यहां भी कुछ क्लासिफिकेशन करनी है। जैसे हमें यहां पर और भी एक सेपरेटिंग लाइन लगानी होगी, वो कुछ ऐसे है। या हम शुरू करें बोरोन से। बोरोन, सिलिकॉन और फास्फोरस के नीचे से होते हुए इस पूरे ग्रुप को अलग कर दें। अब आपने देखा कि इन सेपरेटिंग लाइन की वजह से 3 किस्म के एलिमेंट्स बन गए हैं। एक इस साइड वाले, आप इनको मेटालिक मान लें, और यानी मेटालिक ऑक्साइड बनाने वाले, और बिल्कुल आखिर वाले इनको आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाने वाले एलिमेंट्स मान लें। तो अब आप ये कहेंगे कि एसिड बेसिक कैरेक्टर रखने वालों को कुछ हम ऐसे कर रहे हैं। कैसे? इतने हिस्से को लिख रहे हैं बेसिक ऑक्साइड्स। तो बेसिक ऑक्साइड्स आमतौर पर मेटालिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। या आप मान लें कि जो मैंने ये एलिमेंट्स रखे हैं, यानी सारे के सारे बेरिलियम को छोड़कर, और यहां पर कैडमियम, मरकरी, थेलियम, ये सब के सब बेसिक ऑक्साइड्स हैं। लेकिन अगर हम इस सेपरेटिंग लाइन के चलते हैं दूसरी तरफ, यानी कि बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम वगैरह वगैरह बिस्मिथ तक, ये सब के सब कुछ दरमियानी किस्म के ऑक्साइड्स हैं। ना ये कंप्लीटली मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, ना ये कंप्लीटली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। इनका हम एक और नाम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और लास्ट वाले आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स अगर बनाएंगे तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहलाएंगे, और उनको हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। और जैसे कि मैंने दरमियान वालों को कहा, यानी इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो अब आप कहां पहुंचे? आप 3 तरह के ऑक्साइड्स बना रहे हैं। यानी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड के ऊपर बेसिक ऑक्साइड्स हैं, जबकि राइट साइड पर एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, और दरमियान में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि कौन से ऑक्साइड्स किस तरह के हैं। अगर हम बात करें किसकी? बेसिक ऑक्साइड्स की। तो बेसिक ऑक्साइड कोई भी आप ले लें, जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लेते हैं MgO, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप पानी में डाल दें तो आपके पास जो नया प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ ऐसे है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, जो कि एक बेस है। और इसका मतलब यह है कि जब बेसिक ऑक्साइड्स को पानी में डाला जाता है तो वो बेस प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से अगर हम एसिडिक ऑक्साइड ले लें, मिसाल के तौर पर हम सल्फर का ऑक्साइड ले लेते हैं SO3, और SO3 को अगर आप पानी में डाल दें तो जो आपके पास नया कुछ बनने वाला है दैट इज H2SO4। तो ये आपके पास एसिड प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब है अगर एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डाला जाए तो आप यूं भी कह सकते हैं उनका एक्वस सोल्यूशन एसिडिक होता है। और इसी तरह हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज कीजिए कार्बन के बारे में। तो कार्बन का ऑक्साइड होता है CO2, और जब आपने इसे पानी में डाला तो बना कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो आप ये देख रहे हैं कि नए प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एसिड्स, जब आप एसिडिक ऑक्साइड्स को पानी में डालते हैं, और बेसिक ऑक्साइड्स को पानी में डालते हैं तो आपको बेसिस मिलती हैं। इसी तरह से आप सोडियम का ऑक्साइड डालेंगे तो यहां पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो ये था बिल्कुल आसान सा एक मामला कि एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स क्या हैं। एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड को अगर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, जैसे मैंने कहा कि बेसिक ऑक्साइड को आप मेटालिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड को नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बोल सकते हैं। तो नॉन मेटल इस तरह के ऑक्साइड्स रखते हैं और उनका बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और मेटालिक ऑक्साइड का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो वाटर में जाकर बेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थी आसान बात। अब आप कहेंगे तीसरी बात किधर है, और वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड दरमियान में है, जैसे मिसाल हमने यहां पर ली हुई है। आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जिक्र कर लें या जिंक ऑक्साइड का, इनकी अगर हम तारीफ करें तो ये कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड्स के साथ अगर रिएक्ट करें तो एज अ बेस रिएक्ट करते हैं, और अगर बेसिस के साथ रिएक्ट करें तो एज अ एसिड रिएक्ट करते हैं। इस तरह हम बोलते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड में दोनों कैरेक्टर होते हैं, एसिडिक भी बेसिक भी, यानी बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर के दरमियानी तो दोनों कैरेक्टर पाए गए। ये था बड़ा आसान सा मामला एम्फोटेरिक के बारे में। मैं एम्फोटेरिक की एग्जांपल आपको दे देता हूं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक जिंक है, और जिंक का हम ऑक्साइड लेते हैं। जिंक का ऑक्साइड कुछ यूं है ZnO। इसका रिएक्शन हम करते हैं एसिड के साथ, सपोज कीजिए H2SO4 के साथ। अब ये क्या बनाएगा? ZnSO4 जो कि एक सॉल्ट है, और प्लस H2O। तो आपने ये देखा कि यहां पर जैसे मैंने कहा एक सॉल्ट है और वाटर है, तो आपको एक बात याद होगी कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर H2SO4 एक एसिड है जो कि यूनिवर्सल एसिड है, और इसके बारे में कोई किसी को शुबा नहीं होगा, तो एसिड के साथ वो कौन सी चीज है जो रिएक्ट कर कर सॉल्ट और वाटर बना रही है? यकीनन वो बेस होगी। तो ZnO इज जस्ट लाइक अ बेस। तो जिंक ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड कहलाया। लेकिन अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ZnO प्लस, अब के बार हम यहाँ पे एक बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड,
जो कि पानी की मौजूदगी में रिएक्ट करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉलिड है, उसको वाटर में डाल के उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर वो रिएक्टिव होता है और ZNO से रिएक्ट करता है। अब रिएक्शन के बाद क्या नतीजा निकला, Na2ZnOH4 अगर आप इसमें गौर से देखें तो आपको यहां पर वाटर भी मिल जाएगा H2O। बहरहाल ये कंबाइंड फॉर्म है, एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स एक सॉल्ट की मानिंद है। तो हम यहां पे बात करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहां पर बतौर बेस काम कर रहा है, तो ZNO क्या काम करेगा बतौर एसिड। तो यहां ZNO एक एसिड है, तो ZNO यानी जिंक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों तरह रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट करता है बेस के साथ तो एज अ एसिड कहलाता है, और जब वो रिएक्ट करता है विद एसिड तो एज अ बेस कहलाता है। तो ये था एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं आखिर में पीरियोडिक ट्रेंड की, जो आपको यकीनन समझ में आ भी गया होगा। पीरियोडिक ट्रेंड्स में अगर हम गौर से देखें तो आपको पीरियोडिक टेबल में क्या समझ में आया। आपने कहा कि यहां पर बेसिक ऑक्साइड्स हैं, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल अगर बेसिक ऑक्साइड है और राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल अगर एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, तो हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक कैरेक्टर of oxides to the acidic character from left to right in a periodic table। लेकिन इसको जरा लिखा कैसे जाएगा ये जरा आप देख लें। तो आपने इस ट्रेंड को ऐसे लिखना है, यानी सबसे पहले सोडियम का एक ऑक्साइड ले लिया आपने, फिर उसके बाद आपने मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लिया, तो ये स्ट्रांगली बेसिक है, ये उससे कुछ कम बेसिक है, यानी सिर्फ बेसिक लिख दिया। आगे चले तो आपके पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आ गया, तो आपने लिखा एम्फोटेरिक। उससे आगे चले सिलिकॉन का ऑक्साइड तो वीकली एसिडिक, P4O10 यानी फास्फोरस का अगर आपके पास होगा ये भी तकरीबन वीकली एसिडिक, सेम स्ट्रेंथ के करीब है। सल्फर का एसिड यानी SiO3 इज एसिडिक, और आखिर में क्लोरीन का ऑक्साइड आपके पास स्ट्रांगली एसिडिक है। तो आप ये बोल रहे हैं कि इन द पीरियोडिक टेबल the trends move from strongly basic to basic to amphoteric to weakly acidic and strongly acidic। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट तरह का ट्रेंड है। अब अगर बात करें हम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये बिहेवियर कैसा होगा, मतलब ऑक्साइड्स का। एक बात आपको याद दिलवा दें कि ये जो आपके पास ऑक्साइड्स है ये मेटालिक हैं। तो हमने मेटालिक कैरेक्टर में ये बात सीखी थी कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब ये हुआ कि जितने मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो अगर बेसिक कैरेक्टर रखते हैं तो टॉप टू बॉटम मेटल के अच्छे मेटालिक होने की वजह से उनका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इसको आप ग्राफ की शक्ल में ऐसे बोल सकते हो। और अगर आप इसमें एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे यहां से लेकर एक पूरा ग्रुप दे दीजिए। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड से ज्यादा अच्छा मेटालिक कैरेक्टर मैग्नीशियम का है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी ज्यादा है बेरिलियम ऑक्साइड से। इसी तरह आगे चलें कैल्शियम ऑक्साइड, इससे आगे चलें स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड वगैरह। तो आपने देखा कि टॉप टू बॉटम जो मेटालिक कैरेक्टर है उसके इंक्रीज होने से जो बेसिक ऑक्साइड का कैरेक्टर है या बेसिसिटी ऑफ द ऑक्साइड्स मान लीजिए वो भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। तो ये था एक सिंपल सा ट्रेंड टॉप टू बॉटम। और अगर आपको ये कहा जाए कि उल्ट चलते हैं तो उलट भी चल सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे अगर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर मुजाद होगा, वो उलट चलेगा, मतलब वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। ये एक सिंपल सा एक रिलेशनशिप है। अब रह गई आखिर में एक स्पेशल एग्जांपल। वो एग्जांपल कौन सी है, वो तब पैदा होती है जब एक ही एलिमेंट के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जैसा कि आप यहाँ पर मैंगनीज के ऑक्साइड्स देख रहे हैं और इन ऑक्साइड्स में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बढ़कर आए पहले की निस्बत तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। मतलब इन ऑक्साइड्स की जो एसिडिटी है या एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम as the oxidation state increases। मतलब टॉप टू बॉटम पेरियोडिक टेबल में नहीं है बल्कि ऑक्सीडेशन स्टेट के एतबार से। if there is more oxidation state then more acidic oxide is। तो ये था आज का टॉपिक। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।